Namaskar. This is Rotarian Anila Pillai reporting live from Rotary Optimus Studio. दोस्तों, वो कहते हैं ना, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। और इन्हीं सर्वश्रेष्ठ गुणों से संपन्न हमारी आज की मेहमान है श्रीमती मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका मंजू जी। नमस्कार अनिला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ आई और विशेषकर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं रोटरी ऑप्टिमस स्टूडियो के सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमन करती हूँ कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। और हृदय से सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ अनिला जी का। धन्यवाद। अहो भाग्य है हमारे जो इतने सुंदर शब्दों में आपने रोटरी ऑप्टिमस स्टूडियो को नमन किया है। मंजू जी, आप चेयरपर्सन हैं लोढ़ा फाउंडेशन के, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है। सो इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल अनिला जी, हमारा फाउंडेशन बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। इसकी शुरुआत ऐसे कहूँ तो हम जब आज से 27 साल पहले ही हमने कर दी थी और स्किल डेवलपमेंट से हमने इसकी शुरुआत की थी कि मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि आप किसी को भोजन सुबह देंगे तो दोपहर में भी देना है, शाम को भी देना है, लेकिन आप किसी को अगर पैरों पर खड़ा कर देते हैं तो वो खुद का तो भरण पोषण करता है, लेकिन अपने पूरे परिवार का भी भरण पोषण करता है। इसी विचारधारा के अंतर्गत मैंने स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत की थी 27 साल पहले। और फिर जब मेरे पतिदेव इलेक्शन में खड़े हुए तो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे। तब हमने देखा कि स्लम की क्या तकलीफ़ें हैं और उन लोगों को वो क्या ज़रूरतें हैं कि जिससे वो आगे बढ़ सके जीवन में। और तब हमने हमारे फाउंडेशन की स्थापना की और उसके माध्यम से आज हमें कि जैसे कि छोटे बच्चों से लगाकर हम बुज़ुर्गों के लिए हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे हमने बच्चों के लिए म्यूनसिपलिटी स्कूल के बच्चे थे, कम से कम 15 से 18 हज़ार बच्चे थे। डॉक्टर पंकज पारिक के साथ हमने टाई अप किया कि जैसे उनको सिर्फ साल में 500 रुपये भरने हैं, फिर चाहे वो कितनी बार भी डॉक्टर पंकज पारिक के साथ जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और उनके छोटा सा ओपीडी है, उसमें भी वो उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अक्सर ये होता है ना, हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे को क्या बीमारी है, लेकिन जब देखते हैं तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और अगर एक नामी डॉक्टर उनकी देख रेख करता है तो ये देश के लिए कितना अच्छा होता है। उसके साथ हम जैसे कि विडोज़ हैं, विडोज़ के लिए हम कार्य करने लगे जिनका कोई नहीं है परिवार में, तो उनके लिए हम हर महीने जैसे होता है ना, उनको एक पूरा भोजन का पैकेट बना के दे दें, राशन दे देते थे ताकि उसका भरण पोषण हो सके। हमने महिलाओं को, बचत घट की महिलाओं को हमने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपनी चीज़ें बनाएं, आगे लाएं। उसके लिए हम शुरुआत में हमने उनकी मदद भी की कि आप अपना कोई भी जो भी है कार्य शुरू करें ताकि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। फिर हमारी मेडिकल वैन चलती है अनिला जी, जिसके माध्यम से हर दिन हमारी 2 मेडिकल वैन है, तो एक के अंदर 100 जैसे होते हैं ना, मरीज नहीं भी हो, लेकिन जैसे किसी को ब्लड टेस्ट कराना है, किसी को अपने बॉडी डेंसिटी टेस्ट कराना है, एक्सरेज कराने हैं, तो वो हमारे उस मेडिकल वैन में करा सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रहते हैं, नाहर हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते हैं, और जैसे भी कुछ आम जैसे दवाइयाँ होती हैं उससे वो हम सब उनको फ्री देते हैं। हमने कई कैंसर कैंप किए हैं, इसके लिए तो हमें अडवाणी जो डॉक्टर हैं उनके माध्यम से हमें अवार्ड भी मिला है। हम मलाबार हिल, हम हर साल एक महीने का हम मलाबार हिल महोत्सव करते थे, जिसमें सारे लोग शामिल हो जाते थे, विभिन्न प्रतियोगिता रखते थे और उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा जैसे कि बाहर आ जाती थी। फिर हमारी मोबाइल वैन चलती है किताबों की, लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी चलती हैं हमारी, और डोर स्टेप पर लोगों के डोर स्टेप तक जाती हैं ताकि उन साहित्य के अंदर वो रुचि ले सकें। और वीकली हर जगह का हमारा शेड्यूल तय है कि कहाँ पर वो खड़ी रहेंगी, तो लोग आते हैं, किताबें लेते हैं और दूसरे सप्ताह वापस आकर उन किताबों को हमको वापस देते हैं। इस तरह से हमारे 4000 मेंबर हैं। वाओ। हाँ, और एक हमने अमरसंस गार्डन के बाहर भी एक स्थापित
लाइब्रेरी बनाई है, जहाँ जैसे सुबह लोग वॉक करने जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं तो अपने समाचार पत्र पढ़ लें, किताबें पढ़ने का शौक़ है तो किताबें पढ़ लें। वैसे ही हमने लोढ़ाधाम वसई में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है जहाँ 10 लाख पुस्तकें आ सकती हैं, और आज हमारे पास 4.5 लाख पुस्तकें हैं वहाँ पर, गुजराती, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी। तो इन 4 भाषाओं की किताबें हमारे पास हैं। और इसके अलावा हमारे कई काम, जब जैसे कि हमारे एरिया में बस बंद हो गई, टैक्सी बंद हो गई, तो हम अपनी बस चलाते हैं ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो कहीं पर। ऐसे ही हमने कोविड के समय में, आप बताएंगे, हमने 1.5 महीने तक हर दिन 20,000 फूड पैकेट हम लोगों तक पहुंचाते थे, स्वयं जाकर 4 सेंटर बनाए थे हमने। यही नहीं, हम लोग उतरने में घरों से डरते थे, तब हमारे लोग जाकर, हमारी वैन जाती थी जहां वो सब्जी ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। हमारे मतलब फाउंडेशन के लोगों ने कभी छुट्टी नहीं की। मैं उनको रियल वॉरियर कहती हूँ कि लोगों को जाकर, जैसे किसी के घर में सैनिटाइज करना है तो हमारे लोग पहुँचे, किसी की टंकी खराब हो गई तो हमारे लोग पहुँच जाते हैं। और फिर हमने कोरोना सेंटर भी खोला, आप देखें तो। हाँ, और वो भी मतलब काफ़ी महीनों तक चलता रहा, और वहाँ ऐसा माहौल था कि लोगों को लगता ही नहीं था कि हम बीमार हैं। वहाँ रोज़ शाम को आरती हो रही है, लोग हाउसी खेल रहे हैं, लोग डांडिया कर रहे हैं, मतलब वो उनको लगता था कि हम कहीं पिकनिक स्पॉट पे आए हैं, ताकि वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। फिर हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोला, तो इसके माध्यम से हमने कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिलाई। तो ऐसे और भी अनगिनत काम, जैसे अभी भिवंडी में हमने स्किल डेवलपमेंट खोला, तो वहाँ आदिवासी एरिया के लोगों को बुलाकर उनकी महिलाओं को, उनके और महिला और पुरुष दोनों को ही हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप सीखिए यहाँ आकर। तो अनिला जी, मुझे खुद को याद नहीं रहता है कि हमने कितने कार्य किए। आपको एक बात बताऊँ, हमने बुजुर्गों के लिए हाउ टू यूज स्मार्टफोन चालू किया था, इसमें 50,000 से अधिक बुजुर्गों ने इसका लाभ उठाया और वो सीखे घर बैठे। तो ऐसे आप बाहर क्लास लेने जाओगे बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन आपको जो फ्री ये हो रही है, तो ताकि बुजुर्ग जो घर में अकेले बैठते हैं तो कम से कम अगर वो चलाना सीख जाते हैं तो वो अपने पोते पोती सबसे वीडियो के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे कार्य चलते ही रहते हैं, मैं आपको बताऊं। धन्यवाद। इतनी एक्टिविटीज आपकी, ये हो सकता है सिर्फ जब एक वुमेन चेयरमैन, फाउंडेशन की चेयरमैन रहे। शी सीज 360 डिग्री अराउंड व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी। दूसरा, आपने एक बुक लिखी है जो वर्ल्ड फेमस हो गई है, परमवीर द वॉर डायरी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? बिल्कुल, परमवीर चक्र वॉर डायरी मैं आपको बताती हूँ। ये बात है जनवरी 2014 की। तब ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गाने को 50 साल पूरे हो रहे थे। तो उस समय हम फाउंडेशन ने सोचा कि हम कुछ अनोखा कार्य करें। तो हमने जो रेसकोर्स है, रेसकोर्स का पूरा जो ग्राउंड है वो हमने लिया, और वहाँ पर जैसे लता जी, नरेंद्र मोदी जी, और जिसने इस गीत को लिखा था डॉक्टर प्रदीप जो थे, उनकी बेटी थी, और सारे जैसे डिग्निटरीज के रूप में हमने देश के, पूरे देश से हमने अलग अलग, जैसे सेना के लोगों को बुलाया, परमवीर चक्र वालों को बुलाया, सेना चक्र वालों को बुलाया, कीर्ति चक्र वालों को बुलाया। तो हमारे स्टेज पर हमारे वो डिग्निटरी थे और हमने उनका सम्मान किया। और जब ये कार्यक्रम खत्म, और एक साथ आप देखिए सामने 1.5 लाख जनता थी, मैं आपको बताऊं, और 1.5 लाख जनता, लता जी ने, मोदी जी ने, और एक साथ ये गीत गाया है मेरे वतन के लोगों को। मैं आपको क्या बताऊं, कभी आप इसकी, मैं आपको वीडियो क्लिप भेजूंगी, आप देखेंगे वो क्या माहौल था। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ और मैं इन सैनिकों से मिली, जैसे हमारे जांबाज सिपाहियों से मिली, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया इस फाउंडेशन के माध्यम से, ये कार्यक्रम करके हमारे में बहुत सम्मान तो हुए, लेकिन किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में सामने जनता, और आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, तो हम आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। उस दिन मुझे लगा कि आज तक तो मैं भी तो इनको नहीं जानती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक सैनिक क्या होता है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि एक सैनिक की क्या जिम्मेदारी है। तब उस दिन मैंने सोचा कि मुझे इनके बारे में कुछ तो लिखना है, और तब मैंने सोचा कि परमवीर चक्र, जो कि हमारे देश का सर्वोच्चम अवार्ड है, जो कि हमारे वीर सैनिकों को मिलता है युद्ध के समय उनकी बहादुरी के लिए, मैंने कहा क्यों ना मैं उनके बारे में थोड़ा सा लिखूं। क्योंकि हम हमारे 100 फिल्मी हीरो को तो जानते हैं, लेकिन हमारे इनको हम जानते ही नहीं है, जबकि सच में वही हमारे असली नायक है। क्योंकि किसी भी देश का गर्व उसकी सेना होती है, अनिला जी। और मैं हमेशा कहा करती हूँ
कि दुनिया की सारी दौलत तराजू के एक पलड़े में रख दो और एक पलड़े में एक सैनिक की बहादुरी, तो वो पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। वो जब घर से जाते हैं तो एक युद्ध तो वो सरहद पर लड़ते हैं, लेकिन एक युद्ध उनका परिवार भी पूरा घर में बैठे लड़ता है कि जिन्होंने विजय तिलक लगाकर उनको विदा किया, लेकिन पता नहीं है कि वो लौट कर आने वाला भी है कि नहीं है। फिर भी वो कहते हैं ना कि तिरंगे की खातिर तिरंगे में लिपट कर आ जाना, यही उनको कहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो आप जब कभी मैं आप सब सुनने वालों से भी कहना चाहती हूँ कि जब किसी वर्दीधारी सैनिक को देखें तो उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां जरूर बजाएं, उसके लिए जरूर करें, और साल में एक त्यौहार उनके परिवार के साथ आप बिताएं, मनाएं। देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। और उस दिन मैंने ये सोचा और परमवीर चक्र का एक उस पुस्तक का निर्माण हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। बलिदान को इतना सुंदर अभिमान आपने दिया, उनका गौरव किया, ये सराहनीय है। और मंजू जी, आप इतने सारे काव्य सम्मेलन में जाती हैं, कविताएं लिखती हैं, कोई आपकी प्यारी सी कविता जो आपकी मनपसंद हो? जी हाँ, प्लीज बिल्कुल सुनाइए। वैसे मुझे हमेशा अनिला जी क्या लगता है कि हर इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, एक बच्चा उसके अंदर हमेशा जीवित रहना चाहिए। और मैं आज भी अपने बचपन को याद करती हूँ तो मुझे इतना, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बचपन से ज़्यादा प्यारा कुछ और नहीं हो सकता। तो मैं बचपन से संबंधित एक कविता आपको सुनाती हूँ कि वो माँ बाप की आंखों के हम तारे, वो भाई बहन का निश्चल प्यार, वो रूठना, वो मनाना, वो छोटे छोटे घरौंदे बनाना, वो नन्नों पर घौंच जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा सब कुछ अपना, गर्मियों की वो छुट्टियाँ, वो गांव जाना, वो नानी का घर, वो बड़ा सा आंगन, वो बरगद की छाँव, वो निम्बोली का झाड़, वो गली गली घूमना, गुल्ली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ की आइसक्रीम खाना, वो सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियाँ, इकट्ठे होना, क्योंकि पूरा कुनबा एक साथ गांव जाया करता था। हमारे लिए हमारा गांव भी हमारा स्विट्जरलैंड और लंदन हुआ करता था। कितनी गर्मी रहती थी वहाँ, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, लेकिन हमको कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी कि वो सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियाँ, इकट्ठे होना, हंसना, हंसाना, शोर मचाना, डांट खाना, आंखों में आंसू लाना और फिर उल्लड़ मचाना, वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वो कतार से लगते हुए बिस्तर, वो नानी को घेरना, वो राजा रानी की कहानियाँ सुनना, वो परियों से मिलना, आह कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी, पर बंधुओं मित्रों अब न नानी है न राजा रानी की कहानी है। आंगन तो वही है, पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्थल, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बुढ़ा पेड़ अपनी सूखी हरी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतजार कर रहा है, अब भी हमारा इंतजार कर रहा है, अब भी हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत खूब, इतने सुंदर बचपन की आपने कल्पना कराई। थैंक यू सो वेरी मच। आपके शब्द ही इतने, एक एक शब्द इतना डिस्क्राइब कर देता है, वर्णन कर देता है कविता का। धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू अनिला जी। आप अपनी इंडिविजुअलिटी इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बीच कैसे रिटेन कर पाती है, स्पेशली बीइंग इन कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली? बिल्कुल अनिला जी, हमारा जो जन्म हुआ एक जैन परिवार में हुआ, जहाँ हमको प्यार तो बहुत था क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन उसमें एक्सपोजर नहीं था हमारे लिए। मैं और ख़ास कर लड़कियों के लिए कि भाई स्कूल जाना है, स्कूल से सीधा घर आना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना है। उस समय कॉलेज जाने को भी नहीं मिलता था। 16 साल हुए तो बस घर में चर्चा शुरू हो जाती कि अब लड़की की सगाई कर देनी है, क्योंकि उस समय लड़के ज़्यादा पढ़ते नहीं थे हम समाज के। तो सोचे लड़की ज़्यादा पढ़ ली तो फिर लड़का कैसे मिलेगा। मैं खुद जब कॉलेज गई हूँ तो 3 दिन का कहते हैं ना उपवास किया, भूख हड़ताल की। मेरे पापा को बोली मुझे तो कॉलेज जाना है, चाहे मुझे आप लड़कियों के कॉलेज में डालो, मुझे कोई एजुकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मैं रियली कहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉलेज में नहीं भेजा, बल्कि स्कूल की जितनी पिकनिक होती थी वहाँ भी मुझे जाने देते थे। और जब मैं कभी स्कूल कॉलेज में, मेरे हाथ में मैंने माइक नहीं लिया था, मैं मंच पे नहीं गई थी। लेकिन शादी करके आई तो मेरे जो ससुर जी थे वो जज थे, और उन्होंने मतलब और बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड के थे वो। उन्होंने हमेशा हमें बेटी समझा। हम पहले दिन गए तब से उन्होंने हमको मना कर दिया था, घूंघट नहीं है,
आपको हमारे साथ बैठ के ही टेबल पे खाना खाना है, और इस तरह से। और जब मेरे ससुर जी बहुत अच्छे वक्ता थे, और वो जब मंच पे बोलते थे मैं उनको देखा करती थी, और मैं हमेशा कहती थी मैं भी पापा की तरह कब बोलना सीखूंगी, कब बोलना सीखूंगी। और फिर मेरे धीरे धीरे वो बहुत कविताएं करते थे, हमको कविताएं सिखाते थे, तो धीरे धीरे मैं भी कविताएं सीखने लगी, करने लगी। और फिर मैंने सोचा कि शायद मैं, मेरी प्रतिभा इसी में हो, क्यों ना मैं इसके लिए कोशिश करूं। और फिर मैंने, जैसे होते हैं ना, कहीं भी अच्छा सेंटेंस मिलता, कहीं भी अच्छा वाक्य, अपनी डायरी बनाने लगी, उसमें नोट करने लगी। 4-4 लाइनें जैसे कहीं अच्छी मिल गई तो उसको याद करती, तो सुबह से शाम तक उसको याद करती थी कि नहीं, इसको मुझे दिमाग में रखना है। और जब पहली बार मैं मंच पे गई तभी मैंने अपने आप से वादा किया कि मुझे देखकर कुछ नहीं बोलना है, भले ही थोड़ी देर बोलूँगी लेकिन बिना देखे बोलूँगी, मेरे श्रोताओं के सामने आई कांटेक्ट करके बात करूँगी, तो उससे वो प्रभाव भी पड़ता है। और देखकर बोलने से उतना प्रभाव नहीं, आपने एक रटा रटाया बोल दिया। और फिर मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत मौके दिए। फिर मैं, कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में मेरे पापा, मेरे ससुर जी, मेरे पति और मेरे दोनों बेटे, और अब तो मेरी दोनों बहुएं भी हैं, मेरे पोते पोती भी हैं, सब मुझे बढ़ावा देते हैं, दादी आप आगे बढ़ो, करो। तो पूरे घर का माहौल ऐसा है कि सब ने मुझे कि आपको जैसा करना है वो करिए। और अनिला जी, मैंने भी अपना कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, अपने पूरे परिवार को लेकर। मेरे बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो मुझे घर रहना ही है, इस तरह से मैंने अपना सब किया। और हम, मेरे जीवन की शुरुआत भी, मेरे और लोड़ा जी की जीवन की शुरुआत हमने जीरो से की थी। 2000 रुपये महीने से हम घर चलाते थे, जबकि घर में उठकर कभी मैंने पानी का मतलब ग्लास भी नहीं पिया था। और लोड़ा जी का जो घर था जोधपुर में, वो 13 कमरों का हमारा खुद का घर था, लेकिन यहाँ हमने शुरू किया 1 बेडरूम से, 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट से। बस में गए, स्कूटर पे गए, ट्रेन में गए, और फिर पहली गाड़ी ली। वो पहली गाड़ी भी हमने ससुर जी को कहा कि आप नई गाड़ी लीजिए, हम उनकी पुरानी गाड़ी लेकर आए। इस तरह से हमारे जीवन का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन मैंने सोच लिया, घर का काम करने में कोई शर्म नहीं, और अपनी गृहस्थी बनाने में कैसी शर्म है। और हमने वहाँ से सब शुरुआत की, धीरे 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 एक एक कदम आगे रखते हुए। लेकिन इसमें पूरे परिवार का बहुत साथ रहा। और अब भी मैं ये मानती हूँ कि आपके पास, आपका जो जीवन है इससे बेहतरीन नहीं बनता कि आपके पास अनगिनत ब्रांडेड कपड़े हैं, ज्वेलरी है, या घड़ियां हैं, या चप्पल है, या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन आपका जो जीवन बेहतरीन तब बनता है जब आपका नाम लेने से कितने चेहरे पर मुस्कुराहटें आती हैं, तब आपका जीवन बेहतरीन बनता है। कि जहां आप रहते हो वहां सब आपसे प्यार करें, जहां आप जाने वाले हो वहां सब आपका इंतज़ार करें, और जहां से आप चले जाओ वहां सबको याद करें। तो जीवन हमें ऐसा बनाना है। क्योंकि देखिए, वेद पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना बहुत कठिन। और जगह अगर कोई किसी की वेदना पढ़ ले, वो किसी वेद से कम नहीं। और मेरा ये मानना है, भगवान ने आपको दिया है तो उसको वापस लौटाओ, दुगना होकर लौटाओ, समाज को लो। और एक एक जन, हम जैसे कि अपना रोटरी है जो काम करता है, मैं देखती हूँ कि एक एक जन समाज के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमारा समाज जिंदा है। मैं आपको कहती हूँ, हम सब कहेंगे कि सरकार ही सब करेगी, तो सरकार कैसे कर सकती है। रोटरी क्लब है, अनगिनत सामाजिक संस्थाएं हैं, उनकी वजह से हमारा ये जो समाज है, एक दूसरे के प्रति जो हमारा, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जब भी, मैं तो मुंबई शहर में देखती हूँ कि चाहे कोई भी आफत आए, हर कोई, जिसके पास एक पानी पूरी वाला होगा ना, भेलपूरी वाला, वो भी मदद करता है। हाँ, तो ऐसा हमारे सबके अंदर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सबके अंदर ये विचार हो तो वो समाज कितना सुंदर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप रोटरी से तो जुड़े हुए हो मंजू जी, मैं, हमारी रोटरी में भी आप स्पीकर बन के आए हो, कई सारी रोटरी क्लब में भी आप गए हो, एंड यू हैव स्पोक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप फ्यूचर में रोटरी से कैसे जुड़ना चाहोगे, और आपके संस्था के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से हम रोटरी जुड़ सकता है आपसे? बिल्कुल, हम लोग साथ में कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तक लोड़ा फाउंडेशन अपना अकेला ही करता है फाउंडेशन, और हम किसी बाहर से हम लोग ना कोई मदद लेते हैं, करते हैं जो हमारा अंदर का है उसी से हम लोड़ा फाउंडेशन चलाते हैं। लेकिन अच्छे कार्य के लिए हम जुड़ सकते हैं, जैसे जरूर करना चाहिए कि हम साथ मिलकर ही तो कदम बढ़ा सकते हैं आगे एक दूसरे के साथ। और रोटरी तो इतना सुंदर काम कर रही है, वर्ल्ड वाइड कर रही है। तो और कई रोटरी से मैं जुड़ी हूँ, कई जगह, मतलब आप देखेंगे मैं ऑनररी मेंबर भी हूँ रोटरी में। तो हर जगह मैं जाती हूँ, और जहाँ मेरा, मैं सबसे कहती हूँ, मेरा जो काम हो, मेरे लायक काम हो, वो आप मुझे बताइए, मुझे काम दीजिए, मैं वो काम जरूर करूँगी। और मैं आप सब सुनने वालों से भी कहना चाहती हूँ कि जीवन में
मतलब आप बहुत ज़्यादा समझिए कि समाज का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन एक चेहरे पर भी आप जीवन में मुस्कुराहट लाने में सफल हो गए ना, तो आपका जीवन सफल है। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दें हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें ना, तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। तो ये समाज है, आओ हम सब हाथ बढ़ाकर, कि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसे ही कारवां हम बनाकर हमको आगे चलते रहना है। और एक हंसी की बात मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी गम आए तो आने दो, कोई बात नहीं, रुको मत, चलते जाओ, हम आगे जाके रिक्शा कर लेंगे। बहुत खूब। और मंजू जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, उसमें सब में ये बात सामने आई कि ये बहुत आसानी से फ्रेंड्स बना लेते हैं, और फ्रेंड्स बनाना इनकी वीकनेस है। इफ मेकिंग फ्रेंड्स इज योर वीकनेस, देन यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो दिस स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के लिए मैं कहना चाहूँगी, हर वक्त इत्र खुशबू नहीं दिया करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। इन्हीं दो शब्दों के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, दिस इज रोटेरियन अनिला पिल्ले विथ कैमरामैन नरेश पालिया। थैंक यू। थैंक यू अनिला जी। आपकी बात पर बस 2 लाइन कह देती हूँ कि मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए। पुनः आप सभी को मेरा नमन।